नमस्कार दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद 10 मार्च से आया है, तब से लगातार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर तो कोई संशय नहीं था, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर था। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये था कि उप मुख्यमंत्री जो पिछड़ों के बहुत बड़े चेहरे थे, केशव मौर्य, वो चुनाव हार गए थे। तो इसको लेकर तरह तरह का संशय बना हुआ था। लेकिन आज उत्तराखंड में धामी को पुष्पेंद्र सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब लगभग ये संशय खत्म हो चुका है कि केशव मौर्य को डिप्टी सीएम ना बनाया जाए, क्योंकि धामी भी विधानसभा चुनाव हार गए हैं। लेकिन कम समय में उन्होंने जिस तरीके से अपना सरकार चलाई उत्तराखंड में, वो केंद्रीय नेतृत्व उस पर प्रभावित था और उन्हें एक बार नए सिरे से जिम्मेदारी दी। अब मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन और डबल इंजन सरकार की चुनौतियों को लेकर बात कर रहा हूं। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। वह शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य रूप में होगा और अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इकोना स्टेडियम में होने जा रहा है और जैसा बताया जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार आएंगे, पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, 12 राज्यों के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट होगी, एक बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है। तो ये 15 दिन आखिर इतना समय क्यों लिया गया? इसके पीछे सीधा सा मामला, ये मंत्रिमंडल डबल इंजन की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ लोकसभा 2024 के परफॉर्मेंस का मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समय कम बचा है और एक बार मंत्रिमंडल गठन के बाद रिशफल करने का बहुत समय नहीं बचता है, क्योंकि अब इनको जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया है डबल इंजन सरकार पर, इनकी चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। और शपथ ग्रहण के पहले जिस तरह से महंगाई, गैस सिलेंडर 50 रुपये, डीजल पेट्रोल बढ़ गए हैं, खाद्य सामग्रियों की कीमत बढ़ गई है, यह भी इनके लिए एक समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 मार्च चुनाव परिणाम आने के बाद हम जो है इसके लिए नया कानून बनाएंगे, नया प्रयास करेंगे। तो महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, यह सब समस्याएं बड़े रूप में बनी हुई हैं। अब जो मंत्रिमंडल 25 तारीख को शपथ लेगा, उसके सामने एक चुनौतियों का अंबार है, उसको परफॉर्मेंस का अंबार है, किस तरह से और कैसे, क्योंकि अब 2017 से 2022 जैसी स्थिति नहीं है। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी और चुनाव हारे थे, भारतीय जनता पार्टी को 325 अप्रत्याशित विधायकों को समर्थन मिला था और डबल इंजन की सरकार बड़े तेजी से कार्य कर रही थी। लेकिन 2022 में ऐसी स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव को निश्चित रूप से 111 सीटें मिली, लेकिन वोट की संख्या में मात्र 85 लाख का अंतर है। अगर 3 करोड़ 80 लाख भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है और 273 सीटें मिली हैं, 255 सीटें बीजेपी का और गठबंधन में 273 सीटें मिली हैं, तो अखिलेश यादव को भी मात्र 111 सीटों पर भी 2 करोड़ 95 वोट मिले हैं। अब सीटों की संख्या से किसी का समर्थन आकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मायावती 12% वोट पा करके 1 सीट पाई हैं, जबकि गठबंधन के 1.62% अपना दल पा करके वो 12 सीट जीते हैं। 1% वोट भी नहीं पाए हैं संजय निषाद, वो 6 सीटें जीते हैं। इसलिए 3.5% वोट पाने वाली कांग्रेस केवल 2 सीट जीती। तो वोट परसेंट और सीटों का तालमेल करना, तुलना करना भी एक अलग तरीके का है। हम ये कह सकते हैं कि फील्ड में आपका समर्थन कितना है, वो सीटों की एक संख्या जरूर होती है, लेकिन समर्थन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अखिलेश यादव ने विधानसभा का इस्तीफा, ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है, तो ये माना जा रहा है कि वो अपने समर्थकों की संख्या को देखते हुए
सड़क से लेकर सदन तक एग्रेसिव लड़ाई लड़ेंगे और डबल इंजन सरकार द्वारा जो वादे किए गए हैं उन वादों को याद दिलाते हुए जनता के बीच में जाने की रणनीति बना रहे हैं, जैसे कि उनके कार्यशैली से लग रहा है। उनको भी लगा है कि अगर 2022 के बाद एग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 17 से 22 जिस तरह से वो चुपचाप बैठे हुए थे, जनता ने उनके मतलब सरकार के नाराज होकर का प्रत्याशित 2 करोड़ 95 लाख समर्थन दिया है। अब ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार अगर अखिलेश यादव चूंकि जनता की समस्याओं को लेकर उठाने, चूंकि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका से अगर अलग हुए तो उनके लिए आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और उनका भविष्य भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और ये भी माना जाता है कि अखिलेश यादव का निर्णय बहुत उचित है, क्योंकि अगर जिसको भी बनाते नेता प्रतिपक्ष वो उतना एग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ता, उनकी टीम उतनी एग्रेसिव नहीं होती जितना अखिलेश यादव के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक रहेगी। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से जिस 18% आबादी को दबाने का प्रयास आरोप बीजेपी लग रहा है, उनके 34 विधायकों की संख्या है वो कम नहीं होती है। तो सदन से सड़क तक लड़ने का एक महत्वपूर्ण चुनौती अखिलेश यादव योगी सरकार को देंगे। तो योगी इसीलिए मंत्रिमंडल का गठन उनके डबल इंजन सरकार के परफॉर्मेंस का आधार बनेगा, क्योंकि अगर इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, चेहरों में उनकी कर्मठता, उनकी योग्यता, उनकी ईमानदारी सब कुछ समाहित करके अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तभी डबल इंजन सरकार अपने वादों पर खरा उतर सकती है। अन्यथा चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जनता की आशाएं उम्मीदें हिलोरे ले रही हैं डबल इंजन सरकार से, क्योंकि वादों की भरमार है। किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हों, सबको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार उनको नए तरीके से उनके हितों के लिए कार्य करेगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि 2010 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद 25 मार्च को मंत्रिमंडल का गठन, 15 दिन का जो समय लिया गया है और जितनी माथापच्ची हो रही है, इतना विश्लेषण हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि एक तो चुनौतियाँ जन आकांक्षाओं पर उतरने के लिए प्रयास, दूसरा क्षेत्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्र आधार पर जिस तरीके से जो समीकरण है उसको समायोजित करते हुए 2024 की लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अब 25 तारीख को किन किन नामों पर मुहर लगती है कहा जा रहा है, कई अप्रत्याशित चेहरे भी होंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती ने जिस तरीके से 2022 विधानसभा में सियासत की है, वो माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक, अधिकांश वोट बैंक बीजेपी के साथ चला गया है। दलित वोट बैंक को अपने साथ और आगे जोड़ने के लिए भाजपा दलित चेहरों को सर्वाधिक देगी, लेकिन इसी के साथ सवर्ण और अति पिछड़े जिन्होंने वो 14, 17 और 22 में उसे अप्रत्याशित सफलता दे के प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन सरकार बनाने से कि उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। चुनौती बहुत बड़ी है डबल इंजन सरकार के लिए, और ये किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं जीता गया है, ये डबल इंजन सरकार के चेहरे योगी और मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया। इसलिए चुनौतियां दोनों की हैं। योगी तो अपने चेहरे पर 2022 में चुनाव जीत करके सरकार बना रहे हैं, लेकिन 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी चुनौती है, डबल इंजन सरकार के लिए चुनौती है। और 25 तारीख का मंत्रिमंडल के चेहरे ये बताएंगे कि किस तरीके से गंभीरता से कैसे चेहरे क्षेत्र, जाति, धर्म सभी को समाहित करते बनाए जाएंगे। यही आने वाले दिनों उनके परफॉर्मेंस का आधार होगा। धन्यवाद।